मंच पर विराजित सभी सम्मानित अतिथियों को नमन करते हुए, सामने हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पधारे हुए महानुभाव को सादर प्रणाम करते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। दो गीत जो पहले मुझे अच्छी तरह के गाती थी वो पूर्व में बोल चुके हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कोई नया गीत सुनाने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, आज नया ट्राई करती। नमन करो ई धरती ने जीरो जसनर नारी गावे, नमन करो ई धरती ने जीरो जसनर नारी गावे, देव पितर से इन धरती ने जीरो बड़े भाग से पावे धरती दोरारी। आप सभी भी क्लैपिंग करना, जहाँ भी आपको लगे धरती दोरा की आती है वहाँ तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। या तो सुरगासु भी पावन, या तो सुरगासु भी पावन, ई परवारा सारा तन मन, ई रोजस गावा में हरदम धरती दोरारी। ओ धरती दोरारी माय सपूतारी। आप भी बोले धरती दोरारी माय सपूतारी। धरती कण कण गीत सुनावे, धरती दोरारी, धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, या धरती वीरारी, या धरती दोरारी, या धरती वीरारी। मारो दूध कदे नील जावा, माँ पर तन मन धन सब वारा, धरती दोरारी, या धरती वीरारी। आप भी बोले दोरारी, या धरती वीरारी। मारे पगरी धूल है चंदन, बोलिए। मारा ममता भर्या है बंधन, मारे पगरी धूल है चंदन, माने हाथ जोड़ने वंदन, मायड़ पूतारी, ओ माय सपूतारी। एक बार वापस दोहराऊंगी। मारा ममता भर्या है बंधन, मारे पगरी धूल है चंदन, माने हाथ जोड़ने वंदन, मायड़ पूतारी माय सपूतारी। अर्जुन जी मेघवाल केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री बाहर नगर निगम प्रांगण में पधार चुके हैं। जब वो प्रवेश करें तो आप सभी से आग्रह है, करतल ध्वनि के साथ देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में देश के दूसरे कानून मंत्री बने हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि देश का कानून मंत्री आज इस नगर निगम सभागार के अंदर आ रहा है तो उनका स्वागत भी वैसा ही होना चाहिए। माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र जी मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा जी, अर्जुन राम जी मेघवाल, अर्जुन राम जी मेघवाल। पता लगना चाहिए आदरणीय भाई साहब को कि उदयपुर की जनता इन्हें कितना प्रेम करती है। करतल ध्वनि के साथ में आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का हम सभी लोग स्वागत करेंगे। मैंने जो नाम लिए थे, अगर आपको लगता है कि वो आपके मध्य में उपस्थित हैं, संविधान को लेकर जो पखवाड़ा अभी चल रहा है, तो राजस्थान के संयोजक
आदरणीय राजेंद्र सिंह जी शेखावत भी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। पूरे इस देशव्यापी अभियान के तहत व्याख्यान माला को संबोधित करने पधारे हमारे मुख्य वक्ता का मैं एक संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में रख रहा हूं। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल वर्तमान आप भारत के कानून एवं न्याय मंत्री तथा केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। पूर्व में आप वित्त राज्य मंत्री एवं केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री रह चुके हैं। आप 17वीं लोकसभा के बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। वर्ष 1977 में आपने कानून स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1980 में आप आर्ट्स में नियमित छात्र के रूप में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद 1982 में आपने RAS की परीक्षा उत्तीर्ण की, पदोन्नति भी की और कई प्रशासनिक पदों पर भी आप जिला कलेक्टर के रूप में भी आपने कार्य किया है। संगठन की योजना से आप वर्ष 2019 में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य के रूप में चुने गए। आपने 2 जून 2009 को लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। लोकसभा के लिए बीकानेर के निर्वाचन क्षेत्र से फिर आप निर्वाचित घोषित किए गए। एक संसद सदस्य के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान आप लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ने भी आपको लोकसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। लोकसभा आपने 5 जुलाई 2016 को वित्त राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आप मान सेवा कर एवं सफल क्रियान्वयन के उल्लेखनीय कार्य किया है। आदरणीय मेघवाल साहब का परिचय बहुत अत्यंत संक्षिप्त रूप से मैंने रखा है, पर हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस देश की राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर जी जब विधि मंत्री थे, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको सम्मान दिया है, हम सब सदन और मंच आपका तहे दिल से अधिक आभार व्यक्त करते हैं। आज आप और हम सबको आप जो विषय के रूप में हमको मार्गदर्शन देंगे, मैं सोचता हूँ कि हमारे मंच पर बैठे हुए अनेक बहुत विद्वजन यहाँ उपस्थित हैं और विद्वजन और विशेषकर विधि क्षेत्र के अनेक वक्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और पुनः आदरणीय मेघवाल साहब का यहाँ पधारने पर मेवाड़ की तरफ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल सभा मध्य में है। मैं किरण जी जैन, गजपाल सिंह जी राठौड़, मैं स्वयं रतन जी गांचा और भवरलाल जी सुवालका, जो सुवालका समाज के संरक्षक है।
परिवार का साफा पहनाकर स्वागत करें। हीरालाल जी नागी और डांगी समाज के अरे थोड़ा साइड पे भैया थोड़ा फ्रंट छोड़ दो अरे सबको साइड पे ये आ जाए, सब यूँ आ जाए। हाँ, तो सबके ग्रुप फोटो भी हो जाएगी, लुकिंग वैसी होगी। इधर देखिए सर, इधर देखना इधर। शांतिलाल जी को या सर हमने देख जो महेंद्र जी नागा, विशाल जी गुजर, लोकेश जी गुजर, पुष्कर जी लोहा, चंद्रपाल सिंह जी, रामकृपाल जी शर्मा, गोपाल जी पालीवाल, मनीष जी शर्मा, जितेंद्र जी जैन, दिनेश जी गुप्ता, वंदना जी रावत जो कि प्रदेश मंत्री हैं अधिवक्ता परिषद की, अशोक जी सिंघवी जो पूर्व विधि प्रतिपक्ष के प्रदेश सदस्य, और रामलाल जी मेघवाल एडवोकेट वो भी हमारे मध्य में हैं। रामलाल जी मेघवाल से निर्णय है, आप भी स्वागत करें। रामलाल जी मेघवाल आप भी जल्दी बता शिल्पा जी पामेचा ये भी वकील है, आप ही बता दें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहित जी शर्मा आईटी सेल के प्रदेश संयोजक और राजेश जी शर्मा संभाग प्रभारी आपसे निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में राज्यसभा सांसद शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब के स्वागत के लिए मैं अमित जी सोलंकी से निवेदन करूंगा। सोशल मीडिया के जिला संयोजक हैं, आईटी के जिला संयोजक है रोहित चंद्र काफी हमारे मध्य में प्रभुचंद प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, हमारे मध्य में उदयपुर शहर जिला के जिला प्रभारी एवं पूर्व राजसमंद विधायक वसीलाल जी खटी हमारे मध्य में विराजमान है। मैं राजकुमार जी ओर से निवेदन करूंगा, आदरणीय वसीलाल जी साहब का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। हमारे मध्य में हमारे शहर के एक जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान देहात जिलाध्यक्ष विराजमान है। तो रोशन जी वसीला जिला महामंत्री एससी मोर्चा से निवेदन करूंगा, आदरणीय विश्व का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। हमारे मध्य में पूर्व सभापति युधिष्ठिर जी साहब प्रदेश कार्यकारी सदस्य उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए ऋषिका जी चौधरी हमारे मध्य में उपस्थित हो। सत्यनारायण जी मुझे बाबूलाल जी और के स्वागत के लिए दिलीप सिंह से निवेदन करूंगा, बाबूलाल जी और के स्वागत करें। हीरालाल जी नागी के स्वागत के लिए मैं संयोजक सुदेश जी वैष्णव से निवेदन करूंगा, स्वागत करा रहे। विशाल जी मुझे का स्वागत बुधवार जी नागी से निवेदन करूंगा। रजनी जी डांगी का स्वागत मणिमन पटेल जिसे कि आगे करूंगा, रजनी जी डांगी का स्वागत करें। पारस जी सिंह का के स्वागत के लिए सर का स्वागत करें। नजरा जी वाली उनसे काव्य गीत के लिए आगे दूंगा, रविंद्र जी राठौर काव्य गीत रविंद्र जी आप भीमराव अंबेडकर वही प्रेरणा पूज्य हमारे बाबा साहब अंबेडकर, जिनके कलम से लिखा गया था, जिनके कलम से लिखा गया था ये संविधान ये रतन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनके माथे गुरु कृपा थी देविक गुण आलोक भरा, जिनके माथे गुरु कृपा थी देविक गुण आलोक
प्रकटी जग में धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। वही प्रेरणा पूज्य हमारे भीमराव अम्बेडकर। जिनके कलम से लिखा गया था, जिनके कलम से लिखा गया था ये संविधान ये रतन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। वही प्रेरणा पूज्य हमारे भीमराव अम्बेडकर। जिनके मन था स्वप्न महान हो भारत का पुनः उत्थान, जिनके मन था स्वप्न महान हो भारत का पुनः उत्थान, जीवन दीप जला कर पाए गौरवमय वैभव सम्मान। जीवन दीप जला कर पाए गौरवमय वैभव सम्मान। जगती में सब सुखद सुमंगल बहे सुगंधित मुक्त पवन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। वही प्रेरणा पूज्य हमारे बाबा साहब। भारत माता की हमारा गौरवशाली संविधान व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता हमारे परम यशस्वी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बहुत कुशल प्रशासक, बहुत सुंदर वक्ता, हमारी जो संस्कृति है संस्कृति के संरक्षक के रूप में गौतम अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी विभिन्न मंत्रालयों का बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। और आपके श्रेष्ठ कार्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आप पर भरोसा है, ऐसे हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार में आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबकी ओर से बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रवास रहता है, यहाँ के कण कण से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रखर वक्ता और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आप जो हमारे बीच पधारे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित संत ब्रह्मचारी गुलाबदास जी महाराज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, महापौर आदरणीय GS लाख साहब, हमारे सांसद आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया जी, हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक और जो सोच लेते उस काम को पूरा करते हैं ऐसे हमारे यशस्वी विधायक ताराचंद जी जैन साहब, जिन्होंने सेवा का धर्म ले रखा है और आज जयपुर से हमारे बीच चलकर इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। परम आदरणीय राजीव सिंह शेखावत साहब, प्रदेश संयोजक हैं आप प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के भाई चंद्रगुप्त जी चौहान साहब, आदरणीय सेठिया साहब, और हमारे उदयपुर शहर जिला के यशस्वी प्रभारी राजसमंद के पूर्व विधायक आदि मंजिला जी खटीक साहब, सहकारिता प्रकोष्ठ के जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, भाई महेंद्र नागदा, और हमारे भाई विशाल जी गुर्जर जो कि कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। सम्मानित मंच बहुत नाम लूंगा, आप सोचेंगे कि तो 5 मिनट अभी 7 मिनट और हो जाएंगे। बहन रजी जी डांगी और पधारे हुए हमारे सभी आदरणीय पारस जी सिंघवी जी, उप महापौर भाई गजपाल जी, प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्नचित हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो सारे देश के अंदर अपना विशेष स्थान रखते हैं और कानून मंत्री के रूप में आज जिनका व्याख्यान हम सबको सुनने को मिलेगा, मैं सोचता हूं आजादी के पश्चात जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर साहब ने जो विशेष स्थान आज भी अजर अमर है हमारे लिए वो, और आपने देखा होगा निरंतर मोदी जी के साथ काम कराकर
एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको आजादी के बाद पहली बार अंबेडकर साहब के बाद में ये मौका मिला है, ये हमारे लिए दूरगामी होगा, बहुत फलदायी होगा, क्योंकि सारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, विरोधी दल जिस प्रकार का एक नाटक और एक रचना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको कोई मुंह तोड़ जवाब देने वाले कोई व्यक्तित्व है अपने तर्कों के आधार पर, वही हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। एक बार करतल ध्वनि से अर्जुन राम जी का स्वागत कराकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की वंदे। आज हमारा गौरवशाली संविधान के व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता, कानून एवं संसदीय मंत्री परम सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच, आज हमारा गौरवशाली संविधान विषय को लेकर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कानून एवं संसदीय मंत्री परम आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल संबोधित करेंगे। यह व्याख्यानमाला इसलिए आयोजित की गई कि 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान समर्पित किया था एवं वह संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में प्रारूप समिति के अथक प्रयासों से मूर्त रूप में आया एवं 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उचित सम्मान देने के लिए केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सरकार ने 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 15 दिन तक संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से संविधान के प्रति नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मान देने हेतु पहली बार 125 रुपये का डाक टिकट एवं 125 रुपये का सिक्का माननीय अंबेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण पंच तीर्थों के रूप में विकसित करने का कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, आप इनके शिष्य हैं। आप एक सामान्य जनजातीय क्षेत्र जाड़ों में जन्म लेकर अपने गुरु जी के सानिध्य में रहकर आपने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर ब्रह्मचारी की दीक्षा ली। वर्तमान में आप वनवासी क्षेत्र में धर्मांतरण रोकने हेतु नित्य निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भागवत गीता के प्रवचनों से, सुंदरकांड, भजन संध्या के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए इनकी वाणी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, पधारें। दोनों मुट्ठियों को बांध लीजिए, बोलिए भारत माता की। ऐसी आवाज से गौरव नहीं होगा। वंदे वंदे भारत माता की। अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम्पराम्। लेकिन इनका सुपुत्र बहुत समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए गंगा के तट ऋषिकेश वैदिक मंत्रों के साथ उनके सुपुत्र को आशीर्वाद देने के लिए मैं पहुंचा। तब हमारे उनके भेंट हुई और सच में जो शब्द आपने ये कहा गया कि वो विनम्रता की मूर्ति है, ईमानदारी की पराकाष्ठा है, तो मैंने अपने आप को पिता के जैसे उनको देखा है। उनको न मेरी कोई पार्टी है, न कोई विशेष दल है, लेकिन जो सनातन और वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए कोई संविधान बोला है और मुझे संत महात्मा के रूप में यहाँ बीच में बोलने का मौका मिले, इससे बड़ा गौरव करने का और विषय क्या हो सकता है। हमारे परम श्रद्धेय बाबा साहब ने इस पूरे भारतवर्ष को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस संविधान की रचना करी। लेकिन मेरी ऐसे भावना है कि साधु के तौर पे पूरे विश्व को चलाने के लिए और पूरे जगत को और अपने जीवन को चलाने के लिए योगेश्वर ने अपना संविधान पढ़ करके श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अपना ग्रंथ दे दिया। क्या आप मानते हैं व्याख्यान की माला की रचना करेंगे, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु के नाते I am very honestly says I am very happy I have to get this knowledge from my Gurudev. Why? Because I am the teacher of this Vedanta.
जब मैं आपके बीच में खड़ा होकर बोलता हूं, मुझे ऐसे गौरव होता है, एक गरीब मां का बेटा एक गरीब जगह से निकल करके जब पूरे अपने वहां केंद्र में रह करके पूरे विश्व का नेतृत्व करता है, तब हमें संविधान का बहुत गौरव होता है साहब। जब ऐसे महापुरुष, देखो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, हमको भी मति भ्रम हो गया 400 पार, हम भी चल पड़े 400 पार, लेकिन लोग तो इसमें निकल के चले कि संविधान बदलने की प्रक्रिया, संविधान बदलेंगे ऐसी परिकल्पना करके हमको कहां लाके खड़ा कर दिया। जोश होना चाहिए लेकिन होश नहीं गंवाना है। और सभी से मैं आह्वान करूं, देखो मैं बार बार कहता हूं, जोश के साथ रहो, होश मत गंवाओ। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में किसी को अगर अपने आप को लग रहा होगा, मैं खोल के कह रहा हूं कि समय बदल रहा है। समय बदलते हुए आप और हम सभी को एक संगठित होना है। कहीं नली नाले साफ होने होंगे, लेकिन आज पूरा विश्व हमारे भारत का गौरव गुणगान कर रहा है, इसमें गर्व होना चाहिए। लोग तो सोच रहे थे कहां से कहां निकल के पड़ गए, लेकिन अब हम सभी को संगठित होना है। मैं तो कह सकता हूं संगठित होना है। आप हम सब संत महात्माओं को एक साथ देखो। और अंत समापन कर रहा हूं, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि कुंभ की मेले में जाना है और आप सभी की ओर से मुझे डुबकी भी लगानी है। आप सभी आ सके ना आ सके, लेकिन एक बात देखना, पूरा विश्व आज कह रहा है, हमारे यशस्वी योगी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश नहीं कर सका, वो पूरे विश्व को मेरा भारत नेतृत्व कर रहा है। इतने बड़े आनंद के साथ अगर हम डुबके लगे, कितना आनंद होता है। बस छोटी सी बात कह के जा रहा हूं, संविधान कभी ना बदलेगा, न बदलने वाला है। यह स्वयं सनातन के रूप में उपलब्ध है, लेकिन कई सनातन में कुछ नए नए रूप लेकर के समाज में सेवा के रूप में प्रफुल्लित होते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर हमारे बहुत ही आदरणीय विनम्र, आप और हम सभी के बहुत ही श्रद्धा युक्त हमारे परम श्रद्धेय अतुल जी बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कोई समाज में कुकृत्य करे, मैं बहुत गर्व से भीनी आंखें से कह रहा हूं, अगर समाज में कोई XYZ कोई कुकृत्य करे, इतना समय नहीं लगना चाहिए दूसरा और दरिंदा खड़ा होकर के उस कार्यक्रम करने के लिए, उस कुकृत्य को करने का खड़ा हो जाए। इसलिए आप सोचें, कुछ जरूर इसका निष्कर्ष निकाले और नया रूप दें। बदलने की भाषा नहीं बोल रहा, नया रूप दें। और अंत में आप सभी संगठित कीजिए, आप और हम सभी साथ चलें। और मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि वन के क्षेत्र में आता हूं और मुझे बहुत गर्व होता है। मैं बड़ी बात नहीं करता, सीधी बात है, मैं बड़ी बात नहीं करता हूं। लेकिन जब अपने परिवार के बीच में हमारे मनोज जी ने एक बार फोन किया कि गुरुदेव आपको आना, देखो मेरे को इन्विटेशन नहीं था, और अतिथि वही होता है जो बिना अतिथि बुलाए, मुझे इन्विटेशन नहीं था। लेकिन मेरे इतने आत्मीय, जब गंगा के तट पे हम वैदिक मंत्र के साथ अपने पुत्र और इनके बहू को हम आशीर्वाद दें, और मेरा कोई विशेष अतिथि आती आए, शायद मैं उन संतों से जैसा नहीं हूं, शायद मुझे खुद जा करके अपनी विनम्रता से ऐसे महान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। करिए, सभी हाथ करो, अच्छा योग हो जाएगा। सभी करो, कैमरामैन का कहो, ऐसा स्वागत होता है। इसलिए अंत में आप सभी प्रसन्न रहें, अच्छे रहें। आपका हृदय की असीम गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं जिस विषय को लेकर हमारा गौरवशाली संविधान, आज हमारे मध्य में हमारे देश के यशस्वी कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्हें कि अंबेडकर जी के बाद में दूसरी बार अनुसूचित जाति वर्ग से कानून मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि यह संविधान गौरव सप्ताह चल रहा है पूरे देश के अंदर। सभी जगह आदरणीय भाई साहब को लोग बुलाना चाहते थे, इसके निमित्त, इस पखवाड़े के निमित्त, पर आदरणीय अर्जुन राम जी भाई साहब हम सभी के उदयपुर वालों के विशेष आग्रह पे यहाँ पे पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान हाथ में लिया है, उसी श्रृंखला में आज उदयपुर में हमारा गौरवशाली संविधान व्याख्यान माला। बहन जी आपने तो थोड़ा पेपर भी आउट कर दिया। हमारे
एस जी साहब बैठे हैं, ये तो कह ही देंगे घर का आदमी हो। रस्तोगी जी बैठे हैं, इनको इधर नीचे ही बैठा दिया क्या? राजदीपक रस्तोगी जी भाई बड़े आदमी हैं, नहीं आप बैठे रहने। चलो अब तो क्या है जगह, इधर लिया होगा क्या? ऊपर है तो लिया होगा। अच्छा, मंच भाजपा का इसलिए कह रहे हैं। रहने दो। लेकिन ये सुनने आए तो अच्छी बात है, पर ये काफी घर के हैं तो ये कहेंगे हमें भी नहीं बुलाया। और इधर ये कबीरपंथी बैठे हैं भौर जी, ये भी कह देंगे। तो आपने तो थोड़ा पेपर आउट किया, लेकिन अब इसको मुझे कहना तो पड़ेगा। वो इंडोनेशिया की ये जगह है, बाली, वहाँ रहता है। तो शादी करने का उसका कोई मूड था नहीं, लेकिन बाद में उसने मूड बना तो उसने कहा कि मैं तो गंगा के तट पे, जहाँ गंगा के पानी का सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल है, तो ऋषिकेश से भी ऊपर एक जगह है, आनंद मूर्ति ना, वहाँ गंगा थोड़ी सी टर्न लेती है, हल्की सी, तो लेवल बढ़ता है एनर्जी का। तो वहाँ पे उसने कहा मैं 15-20 लोगों के साथ ही ये शादी का कार्यक्रम करूँगा। तो लड़की हांगकांग की थी, तो 5-10 लोग उधर से थे, 5-10 हम इधर से पहुंचे। लेकिन ये जो है गुरुदेव वहाँ मिले, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कि हम नवीन के दोस्त हैं। जब मेरे लड़के के पहले से ही दोस्त हैं। तो क्या मंत्र पढ़ेंगे? तो मंत्रोच्चार के साथ गंगा के किनारे, शादियां तो खैर मैंने बहुत देखी, लेकिन मैंने ये जो मेरे घर की ऐसी शादी थी, बहुत पवित्र शादी मैंने देखी। महाराज जी उपस्थित थे, इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। ये अलग विषय था, थोड़ा कहना पड़ा क्योंकि इन्होंने पेपर आउट कर दिया था ना। अब दूसरा विषय जो हमारा गौरवशाली संविधान व्याख्यान माला में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चुन्नीलाल जी गरासिया जी, सांसद राज्यसभा, हमारे गोविंद सिंह जी टाक साहब, महापौर ही कहूँगा, पूर्व महापौर क्या है तो महापौर से भी बड़े ही हैं, और हमारे ताराचंद जी जैन मान्य विधायक, फूल सिंह जी बीना मान्य विधायक, रविंद्र श्रीमाली जी जिलाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह जी शेखावत जो प्रदेश का काम इसके लिए देख रहे हैं, गौरवशाली ये जो संविधान है उसकी व्याख्यान माला के लिए, ऐसे हमारे शेखावत साहब, चंद्रगुप्त जी चौहान हमारे जिलाध्यक्ष देहात, प्रमोद सांबर जी, रविंद्र जी श्रीमाली हमारे जिलाध्यक्ष शहर के, और बंसीलाल जी खटीक शहर प्रभारी उदयपुर, हमारे IM सेठिया जी जिला संगठन प्रभारी, पारस सिंघवी जी उप महापौर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान किया, इस टॉपिक पर भी मैं रहूँगा। सबसे पहले ले चलता हूँ आपको 1946 में। 1946 में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन गए थे एटली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन्होंने कहा मैं 48 तक इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी आज़ादी दूंगा। तो क्रिप्ट मिशन भेजा, ये सब भेजा। उसके बाद कैबिनेट मिशन के बाद चीज़ें तय हुई, तो एक अंतरिम गवर्नमेंट बननी थी। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब को मंत्री बनाया, उसका मैं आपको हिसाब किताब बता रहा हूं कि बाबा साहब मंत्री कैसे बने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में। अंतरिम गवर्नमेंट बनी, उसके प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, यूं मान लीजिए सरकार के मुखिया थे। उनके सहित 14 मंत्रिमंडल के सदस्यों को तय किया अंग्रेजों ने। इनसे भी पूछताछ की गई, नेहरू जी से, सरदार पटेल साहब से की होगी और उनसे पूछताछ की होगी। तो उन्होंने कुछ कोटा फिक्स किया, कौन किस किस में आएगा। तो 5 हिंदू मंत्री कैबिनेट में रहेंगे, 5 मुसलमान कैबिनेट में रहेंगे 10, एक सिख मंत्री कैबिनेट में रहेगा 11, एक दलित मंत्री कैबिनेट में रहेगा 12, एक ईसाई कम्युनिटी का कैबिनेट में मंत्री रहेगा 13, एक पारसी, तो 14। तो उसमें ये जून 46 है, ये तार के माध्यम से आ गया, अखबारों में छप गया। बाबा साहब उस मंत्रिमंडल में नहीं आए, तो दुनिया भर से तार गए। तो दुनिया भर में बाबा साहब को समझते थे कि भाई बहुत विद्वान आदमी है, कानून के भी ज्ञाता है, संविधान के भी ज्ञाता है, बहुत से संविधानों का उनका अध्ययन है, अर्थशास्त्री भी है, समाज विज्ञानी भी है, ये तो आने चाहिए थे।
तो तार गए। तो वहाँ एटली ने कहा भी इतने तार क्यों आ रहे हैं भाई? चर्चा की नेहरू जी से, सबसे भी क्या बात हुई? तो बोला साहब ये जो बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं ये भेज रहे हैं तार, वो कोई तरीका निकालो आप। तो इनसे चर्चा हुई बाबा साहब से। या बाबा साहब एक बहुत तार्किक ढंग से बात करते हैं और जैसे यहाँ कहा गया कि बाबा साहब का जो तर्क करने का तरीका था बहुत ही वाजिब था और तर्क से ही अपनी बात को कहते थे। वो कहते थे चलो आपने हिंदुओं के लिए 5 कैबिनेट मंत्री तय किए, समझ में आता है, लेकिन मुसलमानों की पॉपुलेशन तो हिंदुओं जैसी नहीं है ना, आपने मुसलमानों के लिए 5 कैबिनेट के मंत्री क्यों तय किए? ये बाबा साहब कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों को। और उसके बाद दलितों की आबादी तो मुसलमानों से थोड़ी कम है, तो आप मुसलमानों के 5 कर रहे हो, दलितों का 1 ही कर रहे हो, ये क्यों? ये जब तर्क रखा तो चलता रहा, कभी कोई मीटिंग हुई, कभी कोई मीटिंग हुई, चलता रहा। फिर समझ में आया कांग्रेस की भी गलती हो गई है, तो उन्होंने कहा हम जो बनाए उनको हटा करके आपको बना दे। बोला नहीं, मैं किसी को हटा करके बनने के लिए आया हूं ना, मेरा ये काम है, इसलिए बाबा साहब बड़े। उन्होंने कहा जिनको बनाया है उनको रहने दीजिए, वो हटाने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि आपने गठन तार्किक ढंग से नहीं किया, और ये तो टेम्परेरी है, आपका चुनाव तो हुआ ही नहीं। जब चुनाव हो तब आप कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाओ। अभी तो अंग्रेजों ने कहा था राष्ट्रीय गवर्नमेंट, तो जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट में दूसरे दलों के लोग भी आ सकते हैं। तब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि जब देश आजाद हुआ तो 2 कांग्रेस मंत्रिमंडल में रहे। ये कांग्रेस की देन नहीं है, ये जनता से उठी आवाज की देन है कि ये सरकार राष्ट्रीय होनी चाहिए। तो इसको खा जाते हैं। अशोक गहलोत साहब को मैंने एक बार कहना पड़ा, भाई ये क्या कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि नेहरू जी से बाबा साहब का विरोध था तो भी बाबा साहब को मंत्री बनाया। भाई आपने कहा बनाया? भाई आपने 46 में तो बनाया ही नहीं। जब यहां से तार गए तो उसको 8-10 महीने लगे। जब देश आजाद हो गया तब उन्होंने कहा नहीं, चुनाव से पहले सरकार बनेगी, वो राष्ट्रीय स्वरूप की होगी। तब 2 आदमी गैर कांग्रेसी बने। तो ये तो आपकी मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ऐसे कैसे कह सकते हो हमने बनाए? तो ये उनकी पोल खोलने का अवसर है 47। लेकिन संविधान सभा का विषय आ गया। बाबा साहब को संविधान सभा में बॉम्बे से आना चाहिए था ना, 17 सीटें थी यहां तो, लेकिन यहां से कांग्रेस ने नहीं लिया। तो जो अनुसूचित जाति वर्ग के समझदार लोग थे उस समय देश में, उन्होंने कहा बाबा साहब को तो संविधान सभा में होना ही चाहिए। फिर कुछ और ऐसे लोग थे जिसमें जयप्रकाश नारायण जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे, प्रोफेसर NG रंगा करके होते थे साउथ में, उन जैसे। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को तो संविधान सभा में होना ही चाहिए। तो एक वातावरण बना। तो वो बंगाल में चुनाव लड़ने गए। बंगाल में जयसूर खुलना करके एक जगह थी जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा संविधान सभा के लिए। तो वहां से चुन करके आ गए। चुन करके आने के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को हुई थी, उसके बाद जो नेहरू जी ने संविधान कैसे बनेगा उसका प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का संशोधन किसी ने नहीं किया क्योंकि नेहरू जी उस समय बड़ा नाम था। उन्होंने कहा क्यों संशोधन करें, किसी ने नहीं किया। लेकिन एक MR जयकर करके एडवोकेट थे, पुणे से आते थे, प्रसिद्ध वकील थे MR जयकर, उन्होंने संशोधन दे दिया। संशोधन क्या था कि जब तक प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ जाए संविधान सभा में, और मुस्लिम लीग ने बाइकाट कर दिया, जब तक अगर मुस्लिम यहां रहते हैं कुछ, उनके प्रतिनिधि नहीं आ जाए, तब तक इस उद्देश्यों को आप अडॉप्ट नहीं करें। और संविधान सभा में जो बाबा साहब का भाषण था, पहला भाषण दिसंबर 46 का, वो इतना प्रभावी था। और यहां वो देशभक्त के रूप में काम करते हैं। वो कहते हैं हम देश के निर्माण के लिए बैठे हैं। उस समय वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं बने थे, ध्यान रखो। हम देश के निर्माण के लिए बैठे हैं, लेकिन हम यहां अलग अलग छावनी में बैठे हैं। मैं भी किसी छावनी का नेता हूं। ऐसे तो ये देश एक नहीं होगा।
देश को अगर एक और मजबूत करना है और छोटे मोटे मन मुटाव है वो भुला करके देश के निर्माण में एक बहुत अच्छा संविधान हमें देना पड़ेगा। ये अगर पहली बार संविधान सभा में किसी ने कहा तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा, तो हम बहुत तालियां बजी। कांग्रेस ने देखा कि आज हम शूटिंग कर देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू जी के प्रस्ताव का विरोध कैसे करते हैं, समालोचना की उन्होंने जयकर का भी सम्मान किया और उन्होंने नेहरू जी का भी कुछ चीजों का सम्मान किया। लेकिन जो संविधान सभा में विद्वान लोग बैठे थे, तपे तपाई लोग थे ना उस समय, तो उन सबको उन्होंने जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाया वो महत्वपूर्ण पाठ था। अब क्या चोट करी उन्होंने, कांग्रेस ने देखा ये तो बहुत पॉपुलर हो जाएगा, ये तो बोलने की कला बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हम तो सोच रहे थे कि ये तो दलित नेता है, ये तो भाई ये देश के बारे में बहुत अच्छा सोच है, संविधानों के बारे में बहुत अच्छा सोच है। तो अब क्या चाल चली, अब ये चाल ही रही होगी, मैं जहां तक मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे अभी तक चाल लगती है। जयसुर खुलना से वो जीत करके आई संविधान सभा में। अब देश का बंटवारा होना था, देश आजाद हो गया, 2 भागों में बंट गया, बंटवारा होना था। वेस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना। उस बंटवारे में जो फॉर्मूला तय किया था, रेड क्लिफ था ना भाई साहब, एक रेड क्लिफ करके, वो भी वकील ही था क्या, जो भी था उसको काम दिया था कि प्रोविंस तय करो, गांव तय करो, कौन से गांव वेस्ट पाकिस्तान में रहने हैं, कौन से भारत में रहने, कौन से बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान में रहने, कौन से भारत में रहने। तो फॉर्मूला क्या था, जिस प्रोविंस में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की प्रोविंस या गांव या बड़ा शहर, वो जाएगा पाकिस्तान। जब बाबा साहब दिल्ली आए तो उन्होंने कहा नाउ यू आर नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा योर एरिया हैज बीन ये हैज गॉन टू द ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से मिला, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता राजेंद्र प्रसाद जी, तो डोंट फोर्स मी टू गो टू पाकिस्तान, मैं भारत में ही रहना चाहता हूं और मेरे लोगों की सेवा करना चाहता हूं। ये बाबा साहब का तर्क था राजेंद्र प्रसाद जी के सामने। तो उन्होंने कहा आपका एरिया तो चला गया वहां पाकिस्तान में, अब कैसे गया यार, पॉपुलेशन होगी 50% से ज्यादा। अब बाबा साहब तो तार्किक आदमी थे ना, उन्होंने अध्ययन किया, वहां कोई एक ICS अफसर जानता था, उसको पूछा मेरे एरिया क्यों गया पाकिस्तान में। तब पता चला भी किसी ने कह दिया भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की रही होगी आपके एरिया में। बाबा साहब ने कहा नहीं भाई, मैंने पहले भी पता लगाया था नहीं है। तो उसने बताया कि साहब पॉपुलेशन तो हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन पता नहीं इस रेड क्लिफ ने क्या किया, आपका एरिया पाकिस्तान में कर दिया। और बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य से महरूम कर दिया और कहा गया कि आप तो पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आपका एरिया पाकिस्तान चला गया। तो बाबा साहब को इंसल्ट कांग्रेस ने किया कि नहीं किया, बताओ किया कि नहीं किया। अब क्या चक्कर पड़ा, बाबा साहब ने कहा मैं यही रहूंगा भारत में, आई विल नॉट गो टू पाकिस्तान, डोंट फोर्स मी टू गो टू पाकिस्तान। जब उतना जोर से बोले तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कोई तरीका निकाला कि यार ये बहुत विद्वान आदमी है, इसको हमने बोलते हुए सुन लिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जयकर जो इस्तीफा देके किया था, उसका जब इस्तीफा राजेंद्र प्रसाद जी ने मंजूर कर लिया, हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो सही है गलत है जो भी है, कईयों ने कहा कि आप इस्तीफा मत दो, आप पहले तो संविधान सभा की पहली बैठक और आपने इस्तीफा दे दिया, सब कुछ ठीक नहीं रहा। उसने कहा नहीं, जब उसको पता लगा डॉक्टर अम्बेडकर तो है ही नहीं इसमें, तो उन्होंने कहा कैसे आ सकते हैं कि सीट खाली होने में आ सकता है, तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर दो और डॉक्टर अम्बेडकर को। तो इसमें जयकर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम बाबा साहब अम्बेडकर फिर पूना से जीत गए, तो कांग्रेस तो इंसल्ट ही करती रह गई बाबा साहब का। ये जो पूना से जीत के आने वाले लोगों में जो लोग जुड़े, उसमें खाना बाजार मुक्ति भी थे। इन्होंने भी कहा ये क्या कर रहे हो भैया, डॉक्टर अम्बेडकर को आप पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते। तो ये पूना से जीत के गए और फिर संविधान सभा में आए। तो संविधान सभा पहला मंत्रिमंडल का जो गठन, उसमें उन्होंने इंसल्ट की और हमारे लोगों को साथ देते। अब आ जाओ चुनाव, यह चुनाव से पहले एक इस्तीफा का भी बड़ा माइलस्टोन। नेहरू जी आपकी विदेश नीति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। नेहरू जी आप SC ST के लोगों का ध्यान नहीं रखते हो,
ज्यादा ध्यान आप मुस्लिम समाज का रखते हो, रखिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन SC ST के लोग लद्दाख में परेशान हो रहे हैं, SC ST के लोग आपके वेस्ट पाकिस्तान में परेशान हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, ईस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटी हो रही है, उन पे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और खाली मुस्लिमों के संरक्षण के लिए बात कर रहे हो। ईसाई भी कई जगह परेशान हो रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे हो। ये बाबा साहब अपने लेटर में लिखता है नेहरू जी को, क्या आप SC ST के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हो, इसलिए मैं असंतुष्ट हूं आपसे। फिर एक बात लिखी OBC कमीशन के, नेहरू जी आपने कहा था कि मैं साल भर में OBC कमीशन बना दूंगा, आपने OBC कमीशन नहीं बनाया, इसलिए भी मैं आपसे असंतुष्ट हूं। हिंदू कोर्ट बिल भी उसमें आता है, लेकिन ये कई चीजें हैं जिसको कांग्रेस वाले कहते ही नहीं कि क्यों, वो तो डॉक्यूमेंट है। इसलिए बाबा साहब ने अगर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा किया और कारण बताया और ये कहा मैं नाराज हूं, तो फिर कांग्रेस कैसे क्लेम करती है कि हमने बाबा साहब का सम्मान किया? नहीं, कॉन्फिडेंट थे भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि वहां टेक्सटाइल मिलें बहुत थी, मजदूरों में बहुत काम किया हुआ था। अब वहां क्या चक्कर पड़ा, जैसे भी 2024 के चुनाव में भ्रम फैलाया ना कि बीजेपी अगर ज्यादा सीटें जीत जाएगी तो संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, वहां 52 में भी भ्रम फैलाया। वहां कुछ सीटें थी जहां 2 कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, एक जनरल का एक रिजर्व का, तो एक जनरल कैंडिडेट के रूप में तो डांगे साहब खड़े थे, ऐसे डांगे नाम था शायद, वो खड़े थे, और रिजर्व कैंडिडेट के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे। पहला चुनाव था, मजदूर लोग ज्यादा थे, बाबा साहब के फॉलोवर, वहां पेटियां भी अलग अलग होती थी, पेटियां दलवार नहीं होकर के कैंडिडेट वार होती थी, जितने कैंडिडेट खड़े हैं उतनी पेटियां वोट देकर के आपको उसी पेटी में डालोगे तो आपका मान्य होगा, दूसरी पेटी में डालोगे तो मान्य नहीं होगा। प्रचार करने भी बाबा साहब के खिलाफ गए और फिर तय किया कि नहीं ये तो जीतना नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, बाबा साहब चुनाव हार गए। कितने वोटों से हारे? 14,374 वोटों से। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, 14,374 वोटों से बाबा साहब चुनाव हार गए लोकसभा। तो बाबा साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने रिट की और एक ट्रिब्यूनल बना उसने, बॉम्बे में उसने सुनवाई की, लेकिन ऊपर से कोई निर्देश रहे होंगे, कुछ नहीं किया। तो 52 का चुनाव बाबा साहब को हरा करके कांग्रेस ने अपमान किया कि नहीं किया? किया ना। अब आ जाओ आप राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा में वो लेके नहीं आए। ये जो लोग थे जो बाबा साहब के फॉलोवर थे, भगत थे, वहां भी थे, लोकसभा में जीत करके भी चले गए थे, उन्होंने कहा भी बाबा साहब जैसा आदमी संसद में होना चाहिए। तो NG रंगा बहुत बड़ा आदमी था, NG रंगा, उसने एक अलग पार्टी उसमें बढ़ा दी, वो कांग्रेस में भी रहे, फिर पार्टी बनाई, फिर अलग चले गए। बाबा साहब ने राज्यसभा का निर्दलीय फॉर्म भरा और उस निर्दलीय फॉर्म से बाबा साहब जीत करके राज्यसभा गए। कांग्रेस ने नहीं जीता, का फिर मूड हुआ कि मुझे तो लोकसभा में जाना चाहिए क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नेहरू जी अब तो आपके कोई दिक्कत नहीं है ना, भंडारा में आप इनको निर्विरोध आने दो, डॉक्टर अम्बेडकर, ये इनकी इच्छा हो गई खड़े रहने की, नहीं मैं खड़ा करूंगा, मैं आदमी, ये कैसे आते? अब कांग्रेस कैसे, किस मुंह से कह रही है कि हमने बाबा साहब का सम्मान किया? पग पग पर अपमान किया, बाबा साहब का पग पग पर अपमान किया। तब यहां फिर जो जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे ना, उन्होंने भी अब अति हो गई। उसने ये किताब लिखी है और डेट दी है, और फिर डॉक्टर हेडगेवर साहब ने कहा मुझे बौद्धिक देना था डॉक्टर अम्बेडकर, जब आप आ गए हो तो आप संघ की हमारी शाखा भी देखो और बौद्धिक भी दो। तो एक विषय पे बौद्धिक भी दिया बाबा साहब ने, 1 घंटा भाषण दिया सोच को। ये चीजें भी सामने आ गई। तो 53 का चुनाव जो रिजल्ट आया 54 में, चुनाव 54 में हुआ। अब वहां दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब जो बाबा साहब के नजदीक रहे, तो उन्होंने कहा तो शानदार व्यक्तित्व है भाई, अरे हम ये समाज समझ क्यों नहीं रहा? लेकिन चुनाव वहां भी कांग्रेस ने हरवा दिया। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने, जो बाबा साहब के साथ रहे, उन्होंने किताब लिखी। वैसे सबसे पहली किताब तो धनंजय कीर की आती है, बाबा साहब के जीवनी पे सबसे पहली किताब तो धनंजय कीर की आती है। लेकिन बाबा साहब के संपूर्ण व्यक्तित्व पे, कि बाबा साहब एक अर्थशास्त्री थे, बाबा साहब एक समाजशास्त्री थे, बाबा साहब के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना,
बाबा साहब के कारण फाइनेंस कमीशन बना, बाबा साहब के कारण नदियों के जोड़ने का प्रकल्प सामने आया। ये जितने भी ग्रिड सब स्टेशन बने हुए हैं ये बाबा साहब की देन है। पहला ग्रिड सब स्टेशन जिसको हम GSS बोलते हैं ना पावर में, ये पावर मंत्री थे वार्षिक काउंसिल में, पहला GSS कोई बना तो बाबा साहब के पीरियड में भारत में बना। ये सब चीजें जब उन्होंने लिखी दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने, तब पता चला लोगों को कि बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल था। खाली हम कहते हैं ये तो दलितों के नेता और संविधान निर्माता, तो दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने बाबा साहब का जो व्यक्तित्व विशाल था उसको किताब के माध्यम से सबके सामने रखा। उसके बाद तो किताबें आती गई, किताबें आती गई, किताबें आती गई। लेकिन 56 में जब बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस उसको बोलते हैं, अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड पे, तो संस्कार कर दिया दादर के पास चैत्य भूमि। अब वहां 57 का चुनाव आ गया। बाबा साहब एक नई पार्टी बना रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया, इनके साथ इनका चिंतन चल रहा था। तो एक पार्टी तो बन गई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI जिसको बोलते हैं। 57 में उसके 10 MP जीत करके आ गए और 57 में ही अटल जी MP बन करके लोकसभा पहुंचे। तो ये तो 10 MP जब भी बोलने के लिए खड़े होते, जब भी इनका नंबर आता तो ये कहता बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड पे, उस जगह स्मारक बनना चाहिए। कब से कह रहे हैं? 57 से। अटल जी सुन रहे थे। उसके बाद आगे चलते रहे 62 में, आगे चलता गया विषय। किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड पे कोई स्मारक नहीं बनाया। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा यार मेरे कानों में 57 से पड़ रहा है मामला, मैं बनाऊंगा। तो सत्यनारायण जी जटिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, उनको कहा कि इसको स्मारक घोषित करो। तो अटल जी के समय 26 अलीपुर रोड पे स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ। 5 करोड़ की राशि सैंक्शन की, एक स्मारक बना अटल जी के समय। उसके बाद ये जो सरकारें आई उसमें कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह के समय भी प्रस्ताव चला बड़ा बनाओ, कुछ नहीं, बात 10 साल निकाल दी। तो देख के आए होंगे, ये नरेंद्र मोदी जी ने बनाया 26 अलीपुर रोड, वो तो वही था। तो इसमें एक समझने की बात है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं और कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, ये समझने की बात है। अब आप आ जाओ भारत रत्न का विषय। बाबा साहब भारत रत्न के हकदार तो थे। नेहरू जी ने तो अपना आप ही ले लिया भारत रत्न, इंदिरा जी ने भी अपना आप ले लिया, राजीव गांधी जी को मरणोपरांत दे दिया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। डिमांड आ रही थी बरसों से। जब VP सिंह की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि मैंने मेरे सब्जेक्ट पे काफी बोलने का प्रयास किया। एक चीज और कह देता हूं, देखो अब ये भारत रत्न में समझ में आता है। देखो तो ऐसी कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उनके साथ हमें खड़े रहने की जरूरत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब, मंच पर विराजमान सम्मानित सदस्य, सामने विराजमान उदयपुर के जनता, आज अर्जुन जी भाई साहब ने जो हमारे कंसेप्शन क्लियर किया, उसमें मेरी इच्छा है कि आपने जो कहा वो सारा हमको याद अभी रहेगा नहीं, ना हम जाकर के नोट में लिखेंगे, पर इसको किसी किताब फॉर्म में अगर आप इसको बना दें तो बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा और परमानेंट रहेगा। और हम इसको अपनी यहाँ पर जो भी लाइब्रेरीज होगी और अपने कुछ लोग होंगे रखेंगे। दूसरा, अर्जुन जी भाई साहब इतने सरल सरहदे हैं कि अपने उदयपुर में एक बार अभी पधारे थे मेले के अंदर, तो आए कैसे, मैंने उनको टेलीफोन किया कि ये बड़े अच्छे भजन गाते हैं और उस दिन हमारा भजन का कार्यक्रम था। तो आप प्लेन में जो उतरने के पहले आपको मेरा टेलीफोन लग गया और मैंने उनसे निवेदन किया भाई साहब आप हमारे यहाँ पधारे तो अच्छा रहेगा। तो आपने उसी समय हाँ पढ़ी और यहाँ पधार गए। इतने सरल हृदय के ये थे जो केंद्रीय मंत्री थे। तो ये भी आपका है। और उदयपुर के अंदर जो आपने ये कार्यक्रम रखा है
परमिशन दिया है, मेरे ख्याल से बहुत हुआ। सब लोगों ने अलग अलग बातें नोट की होगी, माइंड में होगा, कुछ पत्रकारों ने भी नोट किए होंगे, कल कुछ अखबार में आएगा भी सही, पर तो भी बुक फॉर्म के अंदर होना चाहिए और ये हमारे लिए बड़ा लाभदायक होगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और इसके लिए अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे जो उदयपुर के अंदर जो महाराणा प्रताप स्मारक समिति है उससे इसको प्रिंट करा सकती है। अगर आप हमको या तो टाइप करके भेज दो तो अच्छा रहेगा, या आप खुद भी वैसे भेज सकते हैं क्योंकि ये सांस्कृतिक डिपार्टमेंट भी आपके पास में है इसके, और आप यहाँ पधारे इसके लिए मैं आपका और उद्योग की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश के लोकप्रिय नेता भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, सनातन एवं हिंदू संस्कृति के जो रक्षक है महंत गुलाबदास जी महाराज, राज्यसभा मेंबर परम श्रद्धेय चुनीलाल जी ग्रासिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र श्रीमानी साहब, चंद्रपुर सिंह जी चौहान साहब, विधायक महोदय परम श्रद्धेय दारासिंह जैन साहब, मूर्ति मीणा साहब, समस्त सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, समाज बंधुओं, आप सब मातृशक्ति, आप इस कार्यक्रम को बताए, मैं आप सभी का हृदय के गहरे से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।